नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आरएस की मेंस की क्लासेस के इस क्रम में हम पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 कर रहे थे। हमने मैनेजमेंट वाला पार्ट उठा लिया था, खंड ब यूनिट 3 का। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद एक कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे ई कॉमर्स हैं, साथ ही साथ आपके ई मार्केटिंग है, उसको देख लेंगे। उसके बाद उसके जो 2-3 टॉपिक बच जाएंगे उनको हम इसके बाद कर लेंगे। क्लियर? जो पुराना जितना भी सिलेबस है वो कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मिक्स है, ये मेरे एमबी की बुक्स में था बट वो इंग्लिश में था, तो उसको मैं हिंदी में कंपाइल करके आपको दे दूंगा। वो 2-3 घंटे की चीज़ें उसको सबको हम एक साथ देख लेंगे। एक बार जो मेरे पास पुराना मैटर था ऑलरेडी मेरे पास रेडी था, इसमें कुछ मैंने एडिफिकेशन कर लिया करंट के हिसाब से, वो हम एक बार शेयर कर लेते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे पॉइंट्स बच जाएंगे उनको हम सभी को एक साथ कर लेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारे सिलेबस में आप देखेंगे तो ये जो पहला पार्ट है विपणन का आधुनिक अवधारणा वाला, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 तो 5वें नंबर पे ई वाणिज्य करके दे रखा है, ई कॉमर्स। उसके आगे दे रखा है आपका ई विपणन, ई मार्केटिंग। ये दोनों अभी हम निपटा लेते हैं और इनमें से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। देखिए इस पार्ट में से आपके छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे, बड़ा 10 नंबर का नहीं, 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, तो टेंशन लेनी नहीं है। हाँ, 5 नंबर के लिए डेटा को एक्यूमुलेट करके कैसे आंसर जमाना है वो भी हम एक बार देख लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। ई कॉमर्स हम देख रहे हैं, ई वाणिज्य दे रहे हैं। ई वाणिज्य इसका हिंदी में हम बोलते हैं। अब शब्दों को तोड़ के समझ लेते हैं। ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक और वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब क्या हो गया भैया? शुद्ध रूप से व्यापार हो गया, जो हम देखते हैं लाला जी की दुकान से, मिठाई की दुकान से समोसा खरीद के लेके आते हैं, वो जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है ये वाणिज्य का ही पार्ट है। ठीक है, अब ये तो वाणिज्य आपने कैसे किया? माँ के लिए आप साड़ी खरीदने गए बाजार में, दुकानदार उसको पैसे दिए और साड़ी लेके आए। ठीक है, साड़ी लेने के लिए आप फिजिकली वहाँ पर गए। ठीक है, आपको मोड ऑफ मीडियम पेमेंट का ट्रांसफ़र करने का आप खुद थे। लेकिन यदि आप यही मोड ऑफ मीडियम पैसे का ट्रांसफ़र करने का कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो जाए, तो उसके माध्यम से यदि आप वाणिज्य करते हो, खरीदते हो या आपका अपना सामान भी बेचते हो, उस दुकानदार जो आपको साड़ी बेच रहा है, ठीक है ना, वो जो फिजिकली बेच रहा है वो भी वाणिज्य है। यदि उसको वो आपके मोबाइल पर ही आपसे आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करके आपको सामान बेच दे, तो ये क्या कहलाएगा? सारा कॉमर्स की एक्टिविटी कहलाएगी, वाणिज्य कहलाएगा। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब इसमें 3 पार्ट आ गए, वही कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है। एक तो देखो इसमें कीवर्ड आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इस मीडियम के अलावा आप ये वाणिज्य का काम कर ही नहीं सकते। फिर इसमें एक कीवर्ड और आएगा आपके पास कंप्यूटर। फिर तीसरा कीवर्ड आएगा आपके पास इंटरनेट। ये 3 कीवर्ड आपके पास नहीं है डेफिनेशन में, तो जैसे पहले आपको बताया था कि 2 में से जहाँ 1 नंबर मिले, मतलब 1.5 नंबर मिल सकते थे, वहाँ आपको 1 ही मिलेंगे, या 2 में से 2 मिल सकते थे तो वहाँ 1 ही मिलेगा। तीनों वर्ड आपके आने चाहिए तो ये आपकी डेफिनेशन पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, सॉरी इसमें एक वर्ड और डालना, वाणिज्य तो है ही, तो आप बिजनेस भी डलेगा ही डलेगा, बट नेचुरल है। ये 4 शब्द डलेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बोलती है? ई कॉमर्स बेसिकली क्या है कि इंटरनेट पे व्यवसाय है। क्लियर? अब बेसिकली सिस्टम है, प्रणाली। हमने इसको क्यों बोला सिस्टम? हमने क्यों जोड़ा सिस्टम? इसलिए जोड़ा भैया कि ये एक प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। मैं ऑर्डर दिया, ऑर्डर एक प्रोसेस में गया, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में गया, वहाँ ऑर्डर जनरेट हुआ, जो सामान बेचने वाला था उसके पास गया, फिर उसने अपना ऑर्डर को अकम्प्लिश करके आगे सामान बेचने के लिए भेज दिया। ठीक है ना, एक प्रोसेस चला ना, एक प्रणाली है ना। एक बार में रोटी का ही खत्म हो गया, इतना काम तो नहीं हुआ था ना। ठीक है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से, इस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से सभी व्यावसायिक क्रियाएं कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके की जाती है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से सभी व्यावसायिक क्रियाएं कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके की जाती है। ठीक है, व्यावसायिक क्रियाएं आ गई, आपके कंप्यूटर आ गई, इंटरनेट आ गई, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होगा ना ऐसे ही देखेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे। क्लियर? दे दो 2 में से 2 नंबर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कंप्यूटर ही क्यों लिखा, मोबाइल भी तो लिखते, मोबाइल से भी तो हम आजकल सारे ऑर्डर करते हैं। देखो मोबाइल भी क्या है, वो डिवाइस भी कंप्यूटर ही है। ठीक है ना, वो कंप्यूटर के अंदर ही आता है। अगर आप इसको समझे तो ऐसे समझे, ये मोबाइल है तो ये आपका कंप्यूटर है। क्लियर? ये डेफिनेशन टेप देना पूछते ही कि उसको मालूम पड़ जाए कि आप समझते हो भैया ई बिजनेस होता है क्या है। छोटी डेफिनेशन इसलिए बताई कि भाई 2 नंबर में आ जाए तो 2 नंबर में टेप देना, और
यदि बड़े में आ जाए तो स्टार्टिंग यहाँ से करके बाकी चीज़ को डाल देना। क्लियर? अच्छा, अब इसमें देख लो कि मीडियम क्या क्या होते हैं। ये जो आप ई कॉमर्स को यूज़ में लोगे उसके मीडियम कौन कौन से? अगेन पहला आपका साहब कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया। आपको एक वर्ल्ड वाइड वेब चाहिए, इंटरनेट तो है लेकिन आपके पास पोर्टल भी तो होना चाहिए जिस पोर्टल पर आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब करके www. आप डालते हो, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक पोर्टल होता है, ठीक है ना? इस पोर्टल के माध्यम से करोगे और ईमेल वगैरह आपको चाहिए लॉगिन करने के लिए, आपस में संवाद करने के लिए। ये आपके मीडियम है। मीडियम को आप कैसे समझ सकते हो? मीडियम कर लिए। अब देखो सीधे यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि भैया आपको ई मार्केटिंग को मजबूत करना है, ठीक है, भारत जैसे देश में जहाँ पर आपके डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, डिजिटल विभाजन बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? ठीक है, अब आपको मीडियम मालूम है। अब मुझे मीडियम अगर ठीक हो जाएंगे तो क्या मेरे बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। मुझे कंप्यूटर कैसे भैया बढ़ाने, वो कंप्यूटर लिटरेसी कैसे बढ़ानी, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या मेरे गांव में इंटरनेट अवेलेबिलिटी है क्या मेरे देश में, उसको बढ़ाना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड वेब ये कितना सरल और इसके बारे में लिटरेसी कैसी, ये देखना पड़ेगा। क्या मेरे लोगों के पास ईमेल सबके पास है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ को ठीक करते जाओगे, आपका ई कॉमर्स ऑलरेडी क्या हो जाएगा? एनहांस कर जाएगा, अच्छा हो जाएगा देश में। क्लियर? आपसे अगर कोई भी अगर ये पूछे कि भैया इसको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपको फाइबर ऑप्टिकल का मिशन चल रहा है, वो आपके इंटरनेट के लिए फ़ायदेमंद है। कंप्यूटर वो हमारे सस्ते हो गए हैं, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ा रहे हैं, शिक्षा में डाल रहे हैं हम, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। क्लियर? अब इस पर आप जो व्यवसाय कर रहे हो, वाणिज्य, कौन कौन से उत्पाद करते हो, ये भी जरूर बता देना। ये सब शॉर्ट में बता दोगे ना तो थोड़ी सी चीज़ में बहुत सारी चीज़ आप एग्जामिनर को दे दोगे। उत्पाद कौन कौन से हैं? फिजिकल गुड्स, डिजिटल गुड्स और सर्विसेज। फिजिकल गुड्स में भैया तेल, कंघा, साबुन, ये सब आप मंगा ही लेते हो ना आजकल फिजिकली, मोबाइल वगैरह सब मंगा ही लेते हो। डिजिटल गुड्स आपके आ गए। डिजिटल गुड्स में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वह भी आ गए, और एक सर्विसेज आ गई। सर्विसेज कैसे हो गई? अब जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है, ठीक है, अब आपने टिकट बुक कराई, हनीमून पे जाना चाहते हैं, सब लाइन लगा के, हमारे परिवार में 5-7 शादियाँ हैं, सब टिकट बुक कराने में लग रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं? इस सर्विसेज के माध्यम से कर रहे हैं ना। तो हवाई जहाज की टिकट करी, ट्रेन की टिकट बुक करी, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अगला आदमी, वह भी क्या है? ई वाणिज्य का डिजिटल सर्विसेज के अंतर्गत आने वाला रूप है। क्लियर? ये क्लियर है। अब इसकी आप देखो इंपॉर्टेंस देखो, अगर आपसे इंपॉर्टेंस पूछ ली जाए ई मार्केटिंग की, तो ये डेटा हमें लिखना ही लिखना है। क्या डेटा है? पहला तो देखना भैया कि ये व्यापार जो आपका ई वाणिज्य जो व्यापार है, इसका एरिया कितना है, क्षेत्र कितना व्यापक है, ये तभी तो इसकी इंपॉर्टेंस ध्यान में आएगी। भैया 2026 तक 200 बिलियन यूएस डॉलर का यह व्यापार हो जाएगा। क्या? 200 बिलियन डॉलर, किसमें? यूएस में। लिखना ये हमें लिखना पड़ेगा, इसीलिए तो इसकी उपयोगिता है, नहीं तो इसको सिलेबस में डालने की जरूरत ही क्या थी, ना डालते। तो भैया हमने देखा कि भैया ये वाणिज्य का इतना बड़ा एक क्षेत्र निकल के आया है जो खुद अकेला 200 बिलियन यूएस डॉलर की कुव्वत कर देगा 2026 के अंतर्गत बिजनेस कंसाइनी एरिया में। ठीक है, अब भारत की स्थिति देख लो 2020 तक। भारत की स्थिति के लिए ये जो मीडियम है इनको पकड़ना, चेक करना आपको पड़ेगा। ठीक है, देखो पहली बात तो हमारे देश की पॉपुलेशन क्यों है, क्यों हमारे बोलते हैं कि आज के समय में हमारी जनसंख्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर जनसांख्यिकी का प्रश्न आएगा उसमें भी हम डाल सकते हैं 1.37 जो आपके पास बिलियन पॉपुलेशन है, 135 करोड़, यह जो पॉपुलेशन है इसके अंतर्गत हम देखते हैं आज भी हमारे पास मोबाइल के कनेक्शन कितने हैं, 1.06 बिलियन, बिलियन है मतलब 11 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, 687.6 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं, सोशल मीडिया के 400 मिलियन यूज़र हैं। क्लियर? अब इसमें संभावनाएं बहुत हैं कि बोलो भारत में अभी इतने से ही एज ए पॉपुलेशन के रेशो में देखें तो यहाँ पे मोबाइल यूज़र भी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट यूज़र की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया के यूज़र की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अभी मार्केट तो इनका 70% तक आपने कवर किया ही नहीं। यदि 70% मार्केट कवर हो जाएगा तो ये तो ट्रिलियन में पहुँच जाएगी इकोनॉमी, समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए बड़ी आवश्यकता है ई वाणिज्य की, और ये सरल भी बहुत हो गया है। अब जो क्लासेस हैं हमारी ऑफलाइन देखो खूब बच्चे लेने लग गए, अब उनको उनके माइंड सेट भी क्लियर हो गया। आने वाली पीढ़ी तो क्या होगी, वो सब कुछ ही आपके ऑनलाइन क्या करेगी। क्लियर? अगर मैंने पहले ऑफलाइन बोल दिया तो उसको ऑनलाइन समझ लेना। तो हमने क्या देखा, भारत की जो 135 करोड़ की जनसंख्या है उसमें 1.606 बिलियन है। ठीक है ना, 10 लाख का 1 मिलियन, और जो करोड़ हो जाता है वो बिलियन हो जाता है। ठीक है, करीबन ये 10-11 करोड़ तो हमारे मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल मतलब बिक रहे हैं आपके, आज के टाइम पे भी इतने मोबाइल बिक चुके हैं भारत के अंतर्गत।
इंटरनेट यूज़र देख लो आप 687.6 मिलियन, मिलियन मतलब लाख, मतलब कि 6.80 करोड़ के आसपास, ठीक है। सोशल मीडिया 400 मिलियन। क्लियर? ये हो गया आपका ई कॉमर्स का ऊपर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन भी आराम से झेल सकते हो आप। चलिए अब इसके पार्ट समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स के टाइप्स कितने कितने तरीके के होते हैं। वह टाइप समझेंगे तो हमारा आधा ई कॉमर्स कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स देख लेते हैं वाणिज्य के, इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कोई भी ई माध्यम से आपके कोई भी 2 जने व्यापार कर रहे हैं, उस फॉर्म को आप टाइप्स बता सकते हो। तो अमूमन ये टाइप्स निकल के आते हैं, ठीक है। आपने ये सब नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हो कि मैंने जैसे अमेज़न से सामान खरीदा, ठीक है। तो भैया अमेज़न ने मेरे साथ क्या किया, बिजनेस किया, और मैं कौन था, उसका कस्टमर। तो ये क्या हो गया भैया, कस्टमर टू बिजनेस का व्यापार हो गया, C2B आप इसको बोल सकते हो। इनमें भी देख लेंगे। क्लियर? इसी तरीके से मैं साड़ी बेचता हूँ, आप भी साड़ी बेचते हो, तो मैंने कहा यार एक काम कर, गोटे वाली साड़ी मैं तेरे को बेच देता हूँ और मेरे यहाँ प्रिंटेड साड़ी मैं तेरे को बेच देता हूँ, ठीक है। या एक होलसेलर है और एक रिटेलर है, तो दोनों भाई व्यापारी आपस में जो बिजनेस कर रहे हैं, किस माध्यम पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। सिंपल। गवर्नमेंट हमें कोई सेवा दे रही है, सिटीजन्स को सेवा दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एक तरीके से हमारे सब एक वाणिज्यिक एस्पेक्ट भी तो लेके चल रही है। कैसे है, तो सेवा, लेकिन आप देखोगे, जाओगे भैया जन्म प्रमाण पत्र लेने गए हैं, तो आपने पैसे भी तो जमा कराया उसको, तो गवर्नमेंट आपको वो चीज़, अपनी सेवा एक तरीके से सेल कर रही है, चाहे न्यूनतम सीमा पे कर रही है। क्लियर? तो वो आपको गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाएगा। ऐसे पीयर टू पीयर होता है। पीयर टू पीयर मैं आपको बता दूंगा, ये फ्रीलांसर होता है। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कि मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ, आप भी कोई कंटेंट बनाते हो, तो हमने आपस में कंटेंट खरीद बेच लिया, ये पीयर टू पीयर हो जाएगा। फ्रीलांसर काम करते हैं ये, ठीक है। मोबाइल कॉमर्स आप जानते हो, सबसे ज़्यादा आप इससे अभिज्ञ हो कि भैया कि आपने अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, या मोबाइल के माध्यम से कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि करते हो, तो वो M.Com के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेते हैं। तो भैया पहला क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। इसका अर्थ ये है कि दो व्यापारी जब आपस में वाणिज्य करते हैं, किस माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से, तो उसको B2B कहते हैं। रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। बिजनेस ए और बिजनेस ए बी, ए भी क्या कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं। दो व्यापारी है, ए व्यापारी बी व्यापारी, तो इसी को क्या बोलेंगे, ए और बी व्यापारी आपस में जो वाणिज्य गतिविधि कर रहे हैं उसको B2B बोलते हैं। B2C ये आ गया आपके बिजनेस टू आपके कस्टमर, ठीक है। इसको देख लो, इसमें 3 एस्पेक्ट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप एक कर लो, बिजनेस, इसको हाँ ये बिजनेस कर लो, ठीक है। और ये आप कर लो कस्टमर, मीडियम आपका इंटरनेट हो गया या कंप्यूटर हो गया, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, यहाँ से आपने कुछ सामान खरीदने के लिए से बोला, ठीक है, और बिजनेस वाले ने क्या कर दिया, आपको यहाँ से सप्लाई कर दिया। ये लो साहब सप्लाई, आपने क्या किया था, ऑर्डर किया था। क्लियर? ये क्या चल रहा है भैया, इसी के माध्यम से आपने इसको पैसे दे दिए, तो ये आपका कहलाता है B2C कहलाता है, ठीक है। अब जाओ साहब कस्टमर टू कस्टमर, C2C, ये कैसे होगा, हम दोनों ही कस्टमर हैं, और ये कैसे काम करेगा, देखो ये तो हो गया साहब आपकी कोई वेबसाइट, ये अपना इस समय हो गया कस्टमर ए, और ये हो गया साहब कस्टमर बी, ठीक है। मेरे पास एक पुराना मोबाइल था, मैंने उसको OLX में डाल दिया, ये क्विकर पे डाल दिया बेचने के लिए। कस्टमर जो बी था उसको पसंद आ गया, ठीक है। तो ये तो क्या खरीद लेगा, मुझसे खरीद लेगा, और इसके बदले में मुझे क्या दे देगा, पैसे दे देगा, ठीक है। मैंने तो इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, और इसने मुझे क्या कर दिया, इसका पेमेंट कर दिया। लेकिन ये किस मीडियम से हो रहा है, हम आपस में कर रहे हैं कि नहीं, हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट के माध्यम से ये इसको बेच रहा है, और इसी माध्यम से ये क्या कर रहा है, वापस मुझे पेमेंट कर रहा है। तो ये चेन आप समझ गए, कस्टमर टू कस्टमर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, OLX और क्विकर। देखो आपको ये जो इनकी फंक्शनिंग है ना, इतनी ही समझनी है, हमें इसमें कोई PhD नहीं करनी, हमें हमारी परीक्षा पास करनी है। तो इसमें ज़्यादा खोजबीन में मत लग जाना, और इसके अंदर क्या होता है, कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी लग रही है,
इसमें बिल्कुल दिमाग और टाइम जाया करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? पहला हमने देखा B2B, दो व्यापारी जो आपस में व्यवसाय कर रहे थे, किसके माध्यम से कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से कर रहे थे। दूसरा हमने देखा बिजनेस टू कस्टमर, ये बहुत आम है, आप देखते ही हैं। एक हमने C2C देखा, जैसे OLX और क्विकर में करते हैं, दो कस्टमर आपस में अपना सामान खरीद बेच लेते हैं, दोनों ही ग्राहक हैं किसके? इस वेबसाइट के, ठीक है ना, क्योंकि ये वेबसाइट मीडियम है, माध्यम है, ठीक है। आ जाओ फिर आगे, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मतलब आंख मीच के जिसमें भी खरीद बेच हो रही है ना आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, वो सारे टाइप्स हैं और वो यही टाइप्स बनते हैं, तो रटने की तो आवश्यकता नहीं है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब आ गया भैया कस्टमर टू बिजनेस। ये क्या है साहब? कस्टमर टू बिजनेस, ये भी जोरदार है। अब देखो, ये हो गया आपका कस्टमर, ये हो गया आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मीडियम है। मीडियम आपका क्या हो जाएगा? वही कंप्यूटर हो जाएगा, वेबसाइट हो जाएगा, इंटरनेट जिसके माध्यम से आप कर रहे हो। अब ये जो बिजनेस वाला था, ठीक है, इसको भैया आज के अगर मैं एग्रीकल्चर के हिसाब से देखूं तो इसको गन्ना खरीदना था। क्या? इसको सपोज करो गन्ना खरीदना था, तो कस्टमर ने क्या किया? इस मीडियम के माध्यम से इस बिजनेस वाले को अपना गन्ना बेच दिया, ठीक है। तो इसमें कस्टमर बिजनेस किसके साथ कर रहा है? व्यापारी के साथ कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एग्रीकल्चर में। ये एग्रीकल्चर में उन्होंने जानबूझ के इसलिए दिया कि हमारे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर मेंस में है, तो आप ये डाल सकते हैं। C2B इज़ द फॉर्म ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब ऐसी वाणिज्यिक गतिविधि है जो हमारे किसानों के लिए आज के समय में बड़ी लाभदायक है। और पंजाब के जो किसान बैठे हुए हैं बेफालतू में, वो इसको करते आ रहे हैं सिंस 40-50 साल से, लेकिन अब जाके वो इसका विरोध कर रहे हैं। जो देश की पहली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की फैक्ट्री बनी थी वो पंजाब में ही बनी थी और नेस्ले थी। पंजाब का जितना भी आलू, टमाटर, ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत होता आ रहा है। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर आप ब्रीच कर दोगे तो आपको जेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको जेल हो जाएगी। वहाँ पर कोई नहीं बोलता कि भाई ऐसा कानून तो हटा दो। हिपोक्रेसी की सीमा है भैया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? जैसे कि सपोज करो जयपुर में मेरा घर है, ठीक है, और मेरे घर पे तीसरी मंजिल पे 2 कमरे खाली रहते हैं, तो मैंने उसको एज ए पेइंग गेस्ट क्या कर दिया? इंटरनेट पे डाल दिया, क्योंकि हमारे राजस्थान में जयपुर में टूरिस्ट खूब आते हैं। तो ये भी मैं कस्टमर, ठीक है ना, बिजनेस कर लिया मैंने। क्लियर? एक मीडियम के माध्यम से, जो ट्रिप एडवाइज़र होता है, ट्रिप एडवाइज़र में आप देखेंगे ना, इसमें इसी प्रकार का व्यवसाय आप कर सकते हो। तो ये आपका क्या कहला जाए? कस्टमर टू बिजनेस, मतलब कस्टमर के द्वारा व्यापारी के पास जा रहे हैं मन, ठीक है ना। कि मैंने मेरे घर के 2 कमरे हैं किराए के लिए छड़ा दिए, तो ये क्या कहलाएगा? आपका C2B कहलाएगा। अगला आ जाएगा G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। क्या? गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। कल क्या मैं सैंडलवुड ऑयल के बारे में देख रहा था कि भैया मुझे सैंडलवुड ऑयल चाहिए, कहीं प्योर मिल जाए तो ठीक है। तो आपको ध्यान है, एक मैसूर सैंडल अपना एक साबुन आता है, वो कर्नाटक की गवर्नमेंट एंटरप्राइज, मतलब सरकारी कंपनी है, वो बनाता है। सैंडलवुड एक्चुअली जो है पेड़ 2004 या 6 से एक्ट आया था, उससे पहले क्या था, आप उगा नहीं सकते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे अपने अफीम की खेती होती है, मादक पदार्थों की, तो उसके लिए जैसे लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे उसमें भी लेना पड़ता है। तो मैंने कि साहब चाहिए हमें, यहाँ तो कहीं मिल नहीं रहा था, फिर बेंगलोर ही फ़ोन किया साइट से नंबर निकाल के। तो इसमें क्या था, तो इन्होंने बोला साहब हमारे तो अभी ऑनलाइन एक्टिविटी थी वो बंद कर दी, तो आपको फैक्ट्री से आके लेना पड़ेगा। लेकिन क्या था, मैंने कहा आपका इतना प्रोडक्शन हो जाता है क्या? तो वो कह रहे थे देखो साहब हम क्या है, हम आजकल क्या करते हैं, सबलेट करते हैं। जैसे कि आपने लाइसेंस दिया ना कि आप अपने खेत पे चंदन उगा सकते हैं, उगा लो, हम आपसे क्या करेंगे, खरीद लेंगे। अगर यही एक्टिविटी ऑनलाइन होने लग जाए तो ये आपकी कहलाएगी गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट और व्यापारी के बीच में जो संबंध हो रहे हैं वो यही आता है। देखो टेंडर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो टेंडर एक्टिविटीज़ भी अमूमन आप गवर्नमेंट टू बिजनेस बोल सकते हैं। क्लियर? अब आ जाओ साहब B2B। इसमें क्या हो रहा है?
इसमें बिजनेस टू आप कहाँ जा रहे हो, गवर्नमेंट। यहाँ तो गवर्नमेंट करने गई थी बिजनेस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है गवर्नमेंट के साथ। कैसे, आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट आएगा जैम करके, जैम 3.0, ये भी हम समझेंगे अभी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपलसरी कर दिया कि जितने भी अपने सरकारी निकाय हैं वो हैंडीक्राफ्ट वाले जो आइटम हैं, जो हमारी एनजीओज हैं रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट, खादी भंडार के जो आइटम है, मेड इन इंडिया जो आइटम है, वो आप जैम के माध्यम से आपको 25% खरीदने पड़ेंगे। जैसे मुझे मेरे ऑफिस के लिए पर्दे चाहिए, तो मैं पर्दे लूँगा, कहाँ से लूँगा, खादी भंडार से लूँगा। क्लियर। अब इसमें क्या करूँगा, मैं जैम पर जाके, जैसे मैं खादी भंडार वाला हूँ, मैंने वहाँ पर अपने पर्दे वगैरह उसकी डिटेल्स डाल दी, और ये क्या करेगी, गवर्नमेंट वहाँ से प्रोक्योर कर लेगी, खरीद लेगी। तो ये क्या हो रहा है, व्यापारी क्या सामान बेच रहा है, गवर्नमेंट को सामान बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट व्यापारी से सामान खरीद रही है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्रोक्योरमेंट के लिए ये जो रिलेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलेगा तो G2B हो जाएगा। यदि बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ आएगा तो इसको क्या कहलाएंगे, B2G कहलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर ही समझ लो, इसमें क्या है कि मुझे इसको सामान बेचना है, व्यापारी को सामान बेचना था, ठीक है ना, इनिशिएशन इसने लिया था। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएशन लिया था। क्लियर, ये फर्क है इसमें। जैसे टेंडरिंग हो गया, ठीक है ना, तो टेंडरिंग हो गया, यहाँ तो इसको आवश्यकता थी, यहाँ पर इसकी आवश्यकता किसको, गवर्नमेंट को आवश्यकता है। अब आ जाओ सब G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने आपको कई सारी आजकल ऐप दे दी मोबाइल पे, UPI ऐप दे दी जैसे, और आपको आजकल आप जितने भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस जमा होती है, पहले तो पोस्ट ऑफिस में जाके हुआ करती थी, पोस्टल ऑर्डर लाते थे, अब किस पर जाती है, गवर्नमेंट ये सेवाएं आपको ऑनलाइन ही दे देती है। तो ये जितनी भी पैसे की लेन देन की एक्टिविटी गवर्नमेंट करती है वो आपकी यही कहलाती है, क्या कहलाती है, G2C कहलाती है। क्लियर है ना। P2P, पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रीलांसर्स का। फ्रीलांसर्स का कैसे, जैसे अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मैंने बोला कि यार मुझे ढोल बजाने वाला चाहिए, तो मैंने, मेरी आवश्यकता थी, उसको बोल दिया, वो आ गया, पीयर टू पीयर हो गया, ठीक है ना। ढोल बजाने वाला ढोल बजा के चले गया, मेहंदी लगाने वाला था मेहंदी लगा के चले गया। और ये फ्रीलांसर बेसिकली ये टर्म ज़्यादा आपके बौद्धिक क्षेत्र में बहुत काम आती है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में बहुत काम आती है। जैसे मुझे कोई थीसिस बनवानी है, तो मैंने पीयर टू पीयर आपसे बात कर ली, आपने मेरी थीसिस बना के दे दी, ठीक है। मुझे आपसे कोई कंसल्टेंसी लेनी थी, तो वो पीयर टू पीयर एक्टिविटीज़ में आएंगी। क्लियर। फ्रीलांसर्स भी होते हैं, फ्रीलांसर मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होते, मैं अपने मन का राजा हूँ, मुझे काम आजकल खूब चलता है ये, ठीक है ना। 1 महीना कमाते हैं और बाकी 3 महीने घूमते हैं मस्त होके, फॉरेन में तो खूब चलता है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना था, फ्रीलांसर आपने डाल दिया सॉफ्टवेयर बनाना है, मैंने बोला मैं बना देता हूँ 10 दिन में, 10 दिन में बनाया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाए, चलो 2 महीने घूमने चले गए। ये क्या आपका पीयर टू पीयर। M.Com आप जानते हो, मोबाइल के थ्रू वाणिज्य एक्टिविटी, सारी जो भी मोबाइल के माध्यम से वाणिज्य एक्टिविटी होगी वो M.Com के माध्यम से होगी, ठीक है। मोस्टली आपको ध्यान कौन सी रखनी है, B2B, B2C, ठीक है, G2C, G2B, ये आप ध्यान रख लेना। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली हमारे E-गवर्नेंस में भी काम आएगी और कहीं एग्जाम्पल देने तो उसमें भी काम आएगी। तो ये रटने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। एक तरफ यदि कोई व्यापारी है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है तो B2G हो जाएगा, एक तरफ व्यापारी है दूसरी तरफ व्यापारी है तो B2B हो जाएगा, एक तरफ व्यापारी है दूसरी तरफ कोई सिटीजन है तो B2C हो जाएगा, एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ भी सिटीजन है तो G2C हो जाएगा। कोई विशेष गणित है नहीं, इनने कोई रॉकेट साइंस बना के इसके टाइप्स नहीं बनाए हैं, हमने जो देखे हैं बाजार में वही इसके अंतर्गत हमने टाइप्स बना के डाल दिए। क्लियर। और दोस्तों जो भी आपको कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट में मुझे डाल देना, उसको हम पूरा कर लेंगे। और टेलीग्राम पर, टेलीग्राम लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, अभ्युदय IAS करके, आप उससे भी जुड़ जाना, तो उस पर भी अगर कोई आपके शंकाएं हो तो हम शेयर कर लेंगे, बाकी ये मैटर तो उस पर डाल देंगे। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक। चलो साहब, टाइप्स हो गए। लीजिए एक बार ये ई कॉम वाला और पार्ट देख लीजिए, जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि हमारे E-गवर्नेंस में काम आएंगे।
एक तो हमने क्या देखा, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, मतलब जो SSID के थ्रू हम जितनी भी सेवाएं प्राप्त करते हैं सरकार से, हम चाहे आधार कार्ड बनवा रहे हैं, चाहे हम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जिसके लिए पैसा दे रहे हैं सरकार को, सारे गवर्नमेंट टू सिटीजन्स आते हैं। क्लियर। गवर्नमेंट टू एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज मतलब बड़ी बड़े फैक्ट्रीज और वगैरह या उत्पादक जो बड़ी फर्म्स हैं, उनके माध्यम से गवर्नमेंट जो व्यवसाय करती है वो G2E आता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर राजसिको है, वो सेल के साथ व्यापार करती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, वो सारा किस में आएगा, G2E के अंतर्गत आएगा। एक होता है आपका G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, वो इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से मतलब ये क्या है आशय, गवर्नमेंट जो विभाग हैं वो विभाग आपस में जब वाणिज्य एक्टिविटी करते हैं तो वो G2G कहलाती है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रखा है सरकार ने, इम्पोर्टेंट है, प्रगति पोर्टल। ठीक है ना, ये प्रगति पोर्टल है, इसमें एक विभाग दूसरे, जैसे कि सपोज करो मैंने यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ, मेरे को कॉलेज बनवाने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बिजली का कनेक्शन चाहिए था, तो मैंने प्रगति पोर्टल से क्या किया, बिजली विभाग से जाकर डील कर ली। क्लियर। इसी प्रकार से मुझे सेल के माध्यम से मुझे स्टील चाहिए था, सरिया चाहिए था, तो मैंने क्या कर दिया, उस डिपार्टमेंट को बोला, वहाँ से मैंने ये प्राप्त कर लिया। या मुझे किसी एक्टिविटी के लिए कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आवश्यकता थी, तो एक विभाग ने दूसरे विभाग से बोल के आपस में बिजनेस डील कर ली। ये जो आपस में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट डील करते हैं वो इस प्रगति पोर्टल के माध्यम से करते हैं। ठीक है, एक आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया। जैसे आपने सैंडलवुड वाला, हमने मैसूर सैंडलवुड वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि कंपनी यदि अपना सामान बेच रही है ऑनलाइन व्यापारी को, तो वो आपका G2B आ जाता है। ठीक है, आगे देखें तरीके, ई-कॉमर्स के कुछ तरीके हैं, उनको भी देखते चलें। ये सब गागर में सागर है, इंटरनेट पर या जो भी अध्ययन करने के लिए पुस्तकें थी साइंस एंड टेक की, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट निकला था वो मैंने सारा एक जगह डाल दिया। 5-7 घंटे के जो मुझे लगा कि भैया इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर ई-कॉम से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं हमारे 5 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, वो मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है। अब आप वे तरीके देख लो, हम कैसे कैसे तरीकों के माध्यम से इसको फलीभूत करते हैं ई वाणिज्य को। एक आप सभी जानते हैं EFT, ये क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फंड तो हम इसी के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं ना। एक होता है EDE, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, बेसिकली हम आपस में डेटा एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट फिजिकली तो बाद में आएगा, उससे पहले क्या होता है, कंज्यूमर हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिटी, उसमें आपस में क्या होता है, डेटाज का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना। और एक होता है EBB, ये इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड होता है। एक होता है ईमेल, बुलेटिन बोर्ड आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, 2 नंबर में भी नहीं आएगा। ठीक है ना। बेसिकली एक ऐसा बोर्ड होता है जो दोनों जो कम्युनिटी आपस में बिजनेस कर रही है उनके पास एक इंटरनली इनका सिस्टम काम करता है जिसपे वो बुलेटिन चलते रहते हैं। ठीक है इतना ही आप ध्यान कर लो व्यापार करने के लिए। और ये जो है चारों एक्टिविटी आपकी रेगुलेटेड किसके माध्यम से होती है, IT एक्ट 2000 के माध्यम से होती हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 4 E's करके कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में तरीके पूछ ली जाए तो आप ये 4 तरीके तो लिखना, आगे जरूर लिखना, रेगुलेटेड बाय IT एक्ट 2000। थोड़ा सा देखो दोस्तों, जल्दी इसलिए चल रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ना, इसके लिए आपको 10-20 नंबर के बहुत बड़ी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें लेकिन आपके पास ये है कि कोई छोटा छोटा मैटर छूट नहीं जाए, वो आ गया तो फिर बोलेंगे यार इसका क्या करें। अब ये आपके वेज ऑफ ई-कॉम आ गया तो हमारे बुक के नहीं फट जाए, इसमें क्या लिखें, लिखना चाहे 2 नंबर में ही है, लेकिन हमें कुछ तो ध्यान है ना, तो हम लिखाएंगे और उसकी बेसिक्स हमारे पास समझ हुई तो भी हम आराम से आधे नंबर तो खींच ही लेंगे। क्लियर। अब आगे देखो, इसके अलावा और कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं ई-कॉम करने के, आपके दिमाग में भी आया होगा कि यार ये तो नए से तरीके बता दिए। बाकी तो हम रिटेल भी तो करते हैं, हम होलसेल भी तो करते हैं। ड्रॉप शेयर और सब्सक्रिप्शन, ये 2 नई चीज़ आ गई। ड्रॉप शेयर क्या हो गया, ड्रॉप शेयर में भैया बेचने वाला और जैसे कि एक कोई सामान मेरा था, मतलब ये पेन ही बनाता हूँ, मुझे पेन बेचना था किसी कोचिंग वाले को। ठीक है, तो मैंने तो क्या कर दिया, केवल ये जो मीडियम था, अमेजन था, फ्लिपकार्ट था, कोई भी था, वहाँ पर मैंने पोस्ट कर रखा था, यहाँ से यहाँ गया। अब इसने क्या कर दिया, अब इसकी डिलीवरी अमेजन ने नहीं करी, किसी थर्ड पार्टी को उसने दे रखी है डिलीवरी करने के लिए। और इसने क्या कर दिया, जो बी कस्टमर था इसके यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोडक्ट ड्रॉप कर दिया। तो ये आपका ड्रॉप शेयर कहलाता है। और ये ड्रॉप करने का शेयर हो गया, ये दोनों इसके पैसे खा लेते हैं। ठीक है, ये इसका काम है। इसने अपना सर्विस देने का बीच में कमीशन खा लिया, इसने अपना ड्रॉप करने का कमीशन खा लिया। तो ये क्या कहलाता है, ड्रॉप शेयर कहलाता है। मतलब कि उत्पादक और उत्पाद को बनाने वाला
वो सामान आगे नहीं भेजता है, उसको भेजने वाला मतलब बेचने वाला कोई और होता है, और उसको उत्पाद को कस्टमर के पास भेजने वाला भी कोई और होता है, ड्रॉप करने वाला भी, जो लॉजिस्टिक करने वाला होता है वो कोई और होता है। क्लियर? ये आपका ड्रॉप शेयर कहलाता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आप सभी जानते हो, हॉटस्टार हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, सोनी लिव हो गए, ये जितने भी आपको अभी OTT प्लेटफॉर्म पर आप जो सर्विसेज ले रहे हो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, वो यही है। आप ऑनलाइन एजुकेशन के जितने भी ऐप है, वो कोर्सेज आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, वो यही है, ठीक है ना। ये किसके माध्यम से काम करता है? सैस के माध्यम से काम करता है, सास बोल लीजिए, ठीक है। और इसके एग्जांपल हो गए आपके नेटफ्लिक्स, और आप क्या डालेंगे? हॉटस्टार डाल देना, ठीक है। और बेसिकली ये सास का है, सॉफ्टवेयर एज अ सोर्स, ठीक। ये आपका हो गया अदर्स। क्लियर? पहला हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन देख लिए, फिर हमने वेज ऑफ ई कॉमर्स देख लिए। वेज ऑफ ई कॉमर्स देखने के बाद हमने इसके जो 4 ईज थे, 4 ईज हमने देख लिए। फिर हमने अदर्स भी देख लिए, रिटेलर, होलसेलर, ड्रॉप शेयर, सर्विसेज। सर्विसेज में हमने ये दोनों देख ली। और सास हो गया आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर की सेवाएं दे रहे हैं ना ये, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन वाला सास के प्लेटफॉर्म पर काम करता है। क्लियर? टूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई कॉम प्लेटफॉर्म। भैया आप टूल्स कौन कौन से काम में लेते हैं इस ई कॉम प्लेटफॉर्म के लिए? देखो एक बार दो चीज़ समझ लो अब, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट क्या होता है? स्टोर मतलब दुकान, फ्रंट और लग रहा है इसमें। अब जैसे मेरे कपड़े की दुकान है, मैं क्या साड़ियाँ बनाता हूँ शानदार, क्लियर, और अपनी कपड़े की दुकान का नाम है रूप सौंदर्य साड़ी वाले। अब मैंने साड़ी बनाई, अब मैं अमेजन और फ्लिपकार्ट पे नहीं बेचता, क्योंकि अपनी तो भैया मोनोपोली चलती है शानदार, किसी के धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ने अपनी साइट बनाई, अपन ने खुद ने तो भैया उसको उसमें साइट पे डाला, आपने खरीदा और मैंने उसको फिर कुरियर करवा दिया। तो यहाँ करने वाला कौन है? स्टोर में फ्रंट एक्टिविटी करने वाला वो खुद स्टोर है, ठीक है। यदि मतलब प्रोडक्ट बनाने, बेचने और उसको डिलीवरी करने वाला वही उत्पादक ही है, तो ये मतलब रिटेलर ही है, या उत्पादक भी बोल सकते हैं आप, या वाणिज्य करने वाला जो भी फर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बोलेंगे। इतना समझ लो, ये टर्मिनोलॉजीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। आपसे वहाँ ये नहीं पूछेंगे ऑनलाइन स्टोर फ्रंट की डेफिनेशन बताओ, आप ये लिख सकते हो, लेकिन ऑनलाइन स्टोर फ्रंट वाला और ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाला। अच्छा, अब इंग्लिश हिंदी का चक्कर आ जाए तो कोई चक्कर नहीं है, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट लिख दोगे तो आपको एक नंबर नहीं काटेगा। इंग्लिश में भी ये लिख के बाकी आप चीज़ जोड़ दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या हो गया? ये अमेजन हो गया, मार्केट प्लेस ऑनलाइन, अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हमारा एजियो हो गया रिलायंस का, और टाटा का कौन सा है? क्लिक, टाटा क्लिक हो गया। ऑनलाइन मार्केट प्लेस समझ गए, जिसके अंतर्गत उत्पादक और जो उपभोक्ता है उनके बीच में एक मीडियम होता है। क्लियर? मैंने अपना सामान बेचा, अब वो भैया, मैं स्टोर फ्रंट वाला नहीं हूँ। सपोज़ करो मैं साबुन बनाने वाला हूँ, गोदरेज के साबुन बनाता हूँ, तो कोई भी होलसेलर जो मेरा गोदरेज के साबुन रखता है वो इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जाके व्यवसाय कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन स्टोर फ्रंट में ऐसा नहीं है। यदि मैं ही साबुन जाता, ऐसा कोई साबुन बनाता हूँ मैं, बड़ा ही मिस्टीफाई वाला, तो वो मैंने मेरी साइट बना रखी है, वो आपको मेरी साइट से मिलेगी। बनाने वाला और उसको उपभोक्ता तक भेजने वाला भी कौन हूँ? वो मैं ही हूँ। तो ये कौन कहलाता है? होगा ऑनलाइन स्टोर फ्रंट कहलाता है। क्लियर? इसमें कोई दुविधा? ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं जैम करके, इम्पॉर्टेंट जैम 3.0 वो समझ लेते हैं। गवर्नमेंट टू जो अभी हम देख रहे थे ना, G2G वगैरह, उसके बाद अंतर्गत जैम को हम समझ लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट भी है। इकोनॉमिक्स भी आपके इम्पॉर्टेंट है, कुछ छूटा तो नहीं इसमें, ठीक। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें और हैं, उनको भी देखते चलो। जैम के बारे में मैंने आपको बोला था 3.0 आ गया है अब। ये जैम बेसिकली इसका है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। कौन सा मार्केट प्लेस है? गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है। किस माध्यम से चलता है?
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलता है, ठीक है। 3.0 आ गया, पहले 1.0, 2.0, अब 3.0 आ गया। 2016 में स्टार्ट हो गया था। क्यों लेके आए भैया? जो सरकारी खरीद होती थी उसमें पहले कि इतना भ्रष्टाचार होता था कि जैसे कि मुझे स्कूल को कॉपियाँ बेचनी है, अब कॉपी की बाज़ार में वो 10 रुपये की कॉपी मैं विद्यालय को 20 में बेचता था। 10 रुपये क्या करते थे, वो जो भी वहाँ के अधिकारी, जो भी वहाँ के शिक्षकगण हैं, वो उसको बीच में खा जाया करते थे। तो ये क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था। तो जैम इसीलिए लेके आया था कि हम ऑनलाइन क्या करेंगे, जैसे अब मेरे को मेरे विद्यालय के लिए 1000 कॉपीज़ चाहिए, मैंने उस पर डाल दिया, आप भी अपनी रेट दे दीजिए, सब ऑनलाइन दे दीजिए, और ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, आपके खाते में जाएगा, और ऑनलाइन ही बेसिकली आपके पास सामान आएगा। भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, तो उसके लिए एक अच्छा मीडियम है ये। तो जैम 3.0 क्यों आया कि जो सरकारी खरीद थी उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से एक जैम पोर्टल की शुरुआत की गई। और पारदर्शिता हम क्यों लाना चाहते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य भी यही था, भ्रष्टाचार को शून्य करना, और किसमें, सरकारी खरीदारी में भ्रष्टाचार को शून्य करना। अब ये जो है जैम पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया भैया, ये DGS&D, वाणिज्य मंत्रालय का, ये आपका गुड्स एंड सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट, गुड्स सप्लाईज एंड डिस्पोजल, इसके माध्यम से बनाया गया था। मतलब बनाने वाले इसके पापा जी कौन है, DGS&D है। अब बेसिकली सेंटर में भी, स्टेट में भी जितने भी डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है, वो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, वाणिज्यिक एक्टिविटी करते हैं। क्लियर। और इन बाज़ार में जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, जो भी ई वाणिज्य का काम कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए एक ई-कॉम ड्राफ्ट भी आया था 2017 में, ठीक है। ये भी ये देखो, ये वर्डिंग वर्ड आपको क्यों आपको बता रहा हूँ कि ये कीवर्ड्स आपको आंसर में लाभ देंगे, आपको इसका एलोबरेशन करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। क्या, जगह ही नहीं मिलेगी, फालतू बातें आपने लिख दिया एग्जाम आंसर में, एग्जाम के अंतर्गत, तो आप बोलेंगे यार 4 लाइन तो मैंने यूं भी काट दी फालतू की बातों में, अब मेरे पास पॉइंट आया वो कहाँ लिखूं। तो इसलिए मैं आपको खोल के भी नहीं बताना चाहता, आदत खराब है हम सब विद्यार्थियों की, अभ्यर्थी हम भी रहे हैं ना। एग्जाम में यही तो होता था, आता आंसर पूरा था, लेकिन जब लिखने बैठे तो क्या हो गया, 3-4 लाइनें तो उसको महिमा मंडन में निकाल दी, जबकि मेरे को उसमें ये ड्राफ्ट वाला लाइन भी डालनी चाहिए थी, मुझे ये वाणिज्य मंत्रालय वाला DGS&D भी डालना चाहिए था, मुझे जैम 3.0 भी डालना चाहिए था, ये सब एक लाइन में मुझे घुसेड़ना था, ठीक है ना। तो ये जब भी होगा जब मैं इसको इतना ही देखूंगा, ज़्यादा देख लिया ना तो दिमाग में वायरस आ जाएगा, फिर हमारी तरह 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट दोगे तब बोलोगे कि यार ये क्या गड़बड़ हो गई, तो ठीक है। ई-कॉम ड्राफ्ट 2017 किसने बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बनाया था। क्यों बनाया था, ये रेगुलेशन करने के लिए, विनियमित करने के लिए, जो हमारा ई वाणिज्य चल रहा है बाजार में, उस ई वाणिज्य को रेगुलेट करने के लिए एक ड्राफ्ट आया है 2017, ठीक है। चल रही है इसमें बातचीत, काफ़ी कुछ इसके स्टैट्यूटरी एक्ट्स भी बना दिए थे, पूर्ण रूप से ये एप्लीकेबल अभी हुआ नहीं था, ठीक। क्या देख लिया, जैम 3.0 के बारे में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने ई-कॉम ड्राफ्ट देख लिया भैया, किसके द्वारा बनाया गया, इसके पापा जी कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। जैम 3.0 के पापा जी कौन है, DGS&D। क्लियर। आइए अब इनके ई-कॉम के पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या एस्पेक्ट है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो आज ही आपको ई-कॉम हो गया और ई मार्केटिंग हो गया और अपने बिजनेस स्टडी से संबंधित आपके कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, और दोहरा आपके जो डबल एंट्री सिस्टम है वो हो गया, और हम क्या क्या कर लेंगे, धन के अधिकतमीकरण की अवधारणा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देख लेंगे, वित्त के स्रोत देख लेंगे, पूंजी संरचना, पूंजी की लागत, और आपके MNCs, FDI, FII ये देख लेंगे। अब ये जो लीडरशिप और मोटिवेशन वाला पार्ट है ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम कल करेंगे, 3-4 घंटे का पूरा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसको हम देख लेंगे। और उद्यमिता में आपके जितने भी स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्भवन, यूनिकॉर्न, उद्यम पूंजी, एंजल निवेशक, ये भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इनको भी देख लेंगे, इनमें से पक्का एक आएगा आपके।
और अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन, हेल्थ केयर तथा वेलनेस प्रबंधन। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे एमबीए में है, ये भी मैंने टिक लगा लिया, मुझे मिल गए हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है। अभी इंग्लिश में है तो इसको एक बार जब ये जो अपने ट्रेडिशनल और ऑलरेडी अपने पास जो नोट्स तैयार हैं, कंटेंट अपना रिच है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको लास्ट सेशन लेंगे, उसमें 2-3 घंटे में जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं सारे कर लेंगे। पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन भी कर लेंगे, लेखांकन एवं अंकेशन, इसको भी पूरा अपने पास सफिशेंट है, ये भी हम आज ही देख लेंगे। आज ही देखने का मतलब है कि मैं तो आज ही एक बार रिवीजन की जितनी भी क्लासेस हो गई या इसके बारे में समझाना हो गया या जो भी डिस्कशन करना है इन टॉपिक से, वो आज ही कर लेंगे। क्वेश्चन फ्रेमवर्क भी आज ही कर लेंगे। हो सकता है कि इनके वीडियोज़ आपको जैसे कि 1-2 आज मिल जाएंगे, 1-2 कल मिल जाएंगे पार्ट वाइज, लेकिन 2 या 3 दिन में पूरा अपना कवर हो जाएगा। क्लियर? मैं मान के चलता हूँ अब हमारे परिवार में क्या 2-4 शादियाँ हैं, तो कोशिश करेंगे। अब क्या भैया, मेरी कमजोरी है भोजन, बढ़िया भोजन जहाँ दिखता है वहाँ दुनिया एक तरफ होती है और बाकी चीज़ पहले हो जाती है। पर रात दिन करके कैसे भी करके ये वाली यूनिट अपन कंप्लीट कर लेंगे मंडे तक, और मंडे के बाद फिर अपन नेक्स्ट चीज़ चालू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या चालू करेंगे, पब्लिक एड चालू करेंगे। ठीक है, पब्लिक एड पूरा कर लेंगे। देखो पब्लिक एड पूरा कर लेंगे, और जो इकाई 3 है खेल योग व्यवहार विधि, ये भी आप हमसे एक बार करके देख लेना। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अपना पेपर 3 है उसकी दोनों यूनिट हम अगले 5-7 दिन में निपटा देंगे। आज 4 तारीख हो गई, तो 4 तारीख और 7 और 4 11 है ना, तो ये मान के चलो आपके 11 तारीख तक, 11 या 12 तारीख तक हर हाल में पेपर 3 का ये अपना जो यूनिट 2 और यूनिट 3 है इसको कंप्लीट कर लेंगे, और ये अपना पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा जो हम पब्लिक एड के बारे में 7 दिन की 11 तारीख का जो अपन ने टारगेट लिया है, उसी के अंतर्गत ये जो आपकी ज्योग्राफी है इसका भी मीटर खींच दें मेंस के हिसाब से। क्लियर? और वैसे मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि 20,000, 25,000, 28,000 जो भी आप दे रहे हैं, अगर कोचिंग जाते हैं तो उतना वर्थ आपको दे देंगे। थोड़ा विश्वास रखना और इसको आप करते जाओ। ठीक, आगे की चीज़ अपन नोट डाउन कर लेते हैं। अब ई कॉम के प्रभाव मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, उसको फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, ई कॉमर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट उनको देख लेते हैं भैया। इसके लाभ क्या हैं, कुछ हानियाँ भी तो होंगी। लाभ आपने अभी देखी, सबसे बड़ी बात है भैया ये विश्वव्यापी है। मुझे अमेरिका से भी यदि मोबाइल मंगाना है तो मैं आज के समय में मंगा सकता हूँ। ठीक है, सस्ता पड़ता है। कैसे? जैसे मुझे कोई दुकान खोलनी हो गुड़ बेचने की, तो मुझे पहले कोई जगह लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर वहाँ पे बिजली कनेक्शन और दुनिया भर के वो एक मुझे लाइसेंस भी लेना पड़ेगा अगर यदि फूड का काम कर रहा हूँ, तो वो भैया पैसा उसमें एक इन्वेस्ट होता है। और यदि मैं क्या करूँ, घर पे ही रख लूँ अपने 5-7 डब्बे लाके और यहीं से पैकिंग करके भेज दूँ, तो ये मेरे लिए सस्ता भी पड़ता है। और क्यों मुझे सस्ता पड़ता है, तो आगे वाले कंज्यूमर को भी ये है लाभ, प्रोसेस में आगे उनको भी मिल जाता है। क्लियर? आसान शॉपिंग है। अब भैया आराम से बैठ के खाली बैठे बैठे आदमी देख लेता है। हाँ, आप सफ़र कर रहे हो तो आपने शॉपिंग कर ली, आप कहीं पर भी मस्ती कर रहे हो वहाँ कर ली, दोस्तों के यारी दोस्तों के साथ बैठे गप लड़ा रहे हो वहाँ शॉपिंग भी कर ली, उनके साथ डिस्कस भी कर लिया। तो बड़ी शॉपिंग आपकी बड़ी अब आसान हो गई है, हर समय उपलब्ध है। रात के 2 बजे भी उठ के लगा कि यार ये किताब देखता हूँ, मिलेगी नहीं मिलेगी, दुकान में जाने की आवश्यकता नहीं थी, आपने अभी ऑर्डर दे दिया, आ जाएगी 2 दिन में, 3 दिन में। बेहतर प्लस अधिक विकल्प, खूब विकल्प मिलते हैं आपको। ठीक है, और एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे। तो हमने क्या देखा, विश्वव्यापी है, सस्ता है, आसान उपलब्धता है, और बेहतर, और आपको प्रोडक्ट के बहुत सारे विकल्प प्राप्त हो जाते हैं। अगला नेगेटिव क्या है भैया, सबसे बड़ी दिक्कत आती है भैया इसमें प्रोडक्ट की हमें असल जानकारी नहीं होती, फ़ोटो में देख लेते हैं। एक बार मैंने एसिक्स के शूज़ मंगाए थे, और शूज़ मंगाए तो वो जब आए तो मैंने कहा ये एसिक्स का तो नहीं, क्योंकि मैं क्या शुरू से जूते में एसिक्स के पहने मैंने, तो मैंने कहा ये चीज़ तो उसके जैसी नहीं है जैसा हम ओरिजिनल हम पहनते हैं। फिर तुरंत उसको वापस कर दी थी। तो प्रोडक्ट की असल जानकारी आपको फ़ोटो देख के नहीं हो सकती, फ़ोटो बढ़िया डाल देते हैं और वैसा प्रोडक्ट नहीं आता, ये समस्या होती है। लेकिन दुकान पर जाते हो तो देख लेते हो,
ठो बजा के आराम से कपड़ा देख लेते हो, उसके टैग वगैरह देख लेते हो, दुकान की स्थिति वगैरह हम देख लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल होगा तो हमें वहाँ पर असल जानकारी मिल जाती है। लेकिन हमें ई वाणिज्य के अंतर्गत असल जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तकनीक का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी हमारे चाचा जी के विवाह था छोटे भाई का, तो हमने जो ऑनलाइन शर्ट्स खरीदी कलर प्लस कंपनी की, वो कलर प्लस कंपनी की शर्टें जो थी हमें ऑलमोस्ट वो 1000 रुपये के अंतर्गत एक शर्ट पड़ गई थी एवरेज। और वही शर्ट हमारे चाचा जी कलर प्लस की लेके आए तो वो उनको 2000 रुपये की, 2500 रुपये की, 2200-2300 रुपये की मिली थी। तो कहने का याद है कि सबको तकनीक का ज्ञान भी नहीं है अभी। हाँ, तकनीक का ज्ञान हो जाएगा तो उसका लाभ फिर नीचे तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। अब वंचित तबका है कोई, ठीक है, अब मैंने देखा कि भैया कि कई अच्छे शूज़ थे 600-700 रुपये में मिल जाते हैं, और आप लोकल ब्रांड का भी ले आओ, क्वालिटी भी ठीक नहीं हो, वो भी उनको उतने की मिलते हैं। अगर तकनीक का ज्ञान होता तो वो मंगा भी सकते थे। दूसरी बात, आप दुकान तक जाओगे अपने मोटरसाइकिल लेके, अपना समय निकाल के, बस से जाओगे, जिससे भी जाओगे, तो भैया एक तो आपका पैसा भी खर्च होगा और समय भी, बहुमूल्य समय भी व्यर्थ होता है। तो तकनीक का ज्ञान हो जाएगा तो इन सब चीज़ों से हम बच जाएंगे। सामान के लिए इंतज़ार, अभी तो किताब ही कहा, किताब अभी लेनी है, गए जाके अब स्टोर पे जाके किताब लिया है। आपको पैंट शर्ट लानी है, गए दुकान पे गए, तुरंत लिया है। 2 दिन 3 दिन का इंतजार का झंझट ही खत्म। ठीक है, गैप लेके अगर आप मंगाते हो तो ठीक है। वित्तीय व व्यक्तिगत जानकारी कैसे सुरक्षा, आज के वर्तमान समय में सोने से भी यदि कुछ कीमती है तो क्या है, आपका डेटा है। कल परसों पत्रिका में भी आया था, जो डेटा का जो एक्सचेंज हो रहा है, सबसे ज़्यादा डेटा लीक होता है वो कहाँ से होता है, आपके हॉस्पिटल से, या जहाँ हेल्थ सेक्टर में आप अपनी सारी डिटेल भर के देते हो ना, सबसे महंगा डेटा बिकता है। क्यों? एक तो हमारा विश्वास होता है कि भैया हम उसमें सही लिखेंगे। पेट्रोल पंप पे आपसे जो भरवा लेते हैं उसमें कोई जल्दी सही नहीं लिखता, मोबाइल नंबर भी गलत लिख देगा। लेकिन हॉस्पिटल यदि में आप जाके उनसे फॉर्म फिलअप कराते हैं तो वहाँ आप गलती नहीं छोड़ते, वहाँ आप सब चीज़ सही लिखेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति तो एक एक चीज़ लिख के आ जाएगा कि ये इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कभी शारीरिक परेशानी हो गई तो कहीं इसकी वजह से मुझे दिक्कत नहीं हो जाए। सबसे महंगा डेटा बिक रहा है आज के समय में हेल्थ सेक्टर वाला। क्लियर? तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वित्तीय व व्यक्तिगत जानकारी की असुरक्षा। एग्जाम में यदि इसके नेगेटिव पॉइंट आ जाएं तो सबसे पहले आप इसी पॉइंट को आगे लिखना, वित्तीय व व्यक्तिगत जानकारी की असुरक्षा। मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखना, ठीक है। सबसे बड़ी चुनौतियां, चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? देखो, जो नेगेटिव है इसी को अगर आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो चैलेंजेस निकल आएंगे। या जो हमने स्टार्टिंग में मीडियम देखे थे कि ई कॉमर्स के लिए जो जो मीडियम है उसमें जो जो कमियां हैं वही सारी हमारी क्या चुनौतियां हैं। आधारभूत संरचना, ठीक है, ये अभी सब जगह इम्प्लीकेबल है नहीं आपकी ई वाणिज्य की सुविधा। जैसे कुरियर है, अब उसके लिए वहाँ पर उसका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, उसके वहाँ कुछ सर, जैसे कि अब बांदीकुई हमारा गांव है या मंडावर हमारा गांव है, वहाँ पर अगर मैं भेजना चाहूँ तो नहीं भेज पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो मुझे उस दुकान पर जाके कपड़े या वहीं से मुझे जो भी सामान लेना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है, तो मुझे दुकान पर जाके लेना पड़ेगा। दूसरा, व्याप्त निरक्षरता, लिटरेसी कम है। आप देखते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी भी कम है। ऑप्टिकल फाइबर वगैरह का जो रीच है वो अभी तक हर गांव तक, कस्बे ढानियों में नहीं पहुंचा है। और इसके लिए मेन मीडियम तो क्या है? इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने देखा था। साइबर लॉ का अभाव, ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनको रेगुलेशन करने वाला कोई लॉ नहीं है, ठीक है ना। ई कारोबार को विनियमित करने वाला हमारे पास अभी कोई ऐसा विशेष मजबूत लॉ नहीं है। ई कारोबार को विनियमित करने वाला कोई लॉ नहीं है। नीचे वाली लाइन अगर कट गई हो तो ध्यान रखना, ये साइबर लॉ का अभाव लिखा हुआ है, ई कारोबार विनियमित करने से संबंधित है। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव देख लिए हमने, चुनौतियां देख ली। ये हमने हमारा ई कॉमर्स जो था ये हमने पूरा कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे ई मार्केट। ई मार्केट और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंशिएट है? यहाँ पर तो हमने बात किसकी करी है? वाणिज्य की बात करी है। ई मार्केट में हम बात किसकी करेंगे? उस मार्केट प्लेस की बात करेंगे, बाजार की बात करेंगे। क्लियर? चलें साहब, इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में उतार लेना। 2-3 बार अगर आप देख भी लोगे ना तो बाकी चीज़ों की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।